हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी। लाइक इन 6 महीनों में आपका प्लान क्या होना चाहिए, अभी अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट्स कैसे प्लान करने हैं, जो आपके हाथ में टाइम है उसको मेंस और प्री के बीच में कैसे बैलेंस करना है, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी है, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है। इन केस आप अभी तक रेगुलर नहीं थे और आपकी पढ़ाई जो थी इनकंसिस्टेंट थी, तो आपको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, इन सारी चीज़ों की बात हमने लास्ट वीडियो में की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स मैं इस वीडियो में भी क्लियर करूंगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे 3-4 डाउट ऐसे दिखे जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे। द फर्स्ट वन इज़ कि टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ किया जाए। यहाँ भी काफ़ी डिलेमा रहता है। आप सुनोगे कुछ लोग ये कहेंगे कि उन्होंने 100-200 टेस्ट सीरीज़ लगाई, कुछ ये बोलेंगे कि 50-60 हज़ार क्वेश्चन लगा के गए थे, कुछ का व्यू पॉइंट ये रहता है कि उन्होंने सिर्फ PYQ लगाया। तो आपको क्या करना है, PYQs लगाना है या फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना है। लेट मी राइट दिस, आपको PYQs पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर टेस्ट सीरीज़ पे। सो हम इसकी बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ फीलिंग ऑफ फेलियर। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है और यू नो कि बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तैयारी आपकी चाहे जैसे भी हो, बट दिन में हफ्ते में एक बार दिमाग में ये थॉट तो क्रॉस करता ही है कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। सो इसकी बात भी हम करेंगे कि आप इस थॉट को कैसे टैकल करो। एंड वन मोर डाउट जो मुझे लास्ट वीडियो में फिर मिला था, इवन मुझे काफ़ी लोग DM करके पूछ रहे थे कि आई कांट रिमेंबर मच। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसकी बात की थी कि आप चीज़ों को कैसे मेमोराइज़ कर सकते हो, बट फिर भी यू नो ना कि एग्ज़ाम ये ऐसा है कि आपको बहुत चीज़ें याद करनी होंगी। इट्स अ फैक्ट, चाहे आप आंसर लिखो, बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो या फिर आप प्री का भी नेचर देखोगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं। सो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, इसके बाद कुछ और भी डाउट्स हैं उसको हम आगे देखते रहेंगे ना। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं कि प्री टेस्ट सीरीज़ का अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे यूज़ करना है उसको फॉर रिवीजन पर्पस। देखो, टेस्ट सीरीज़ लगाने का मेन पर्पस होता क्या है। अगर आप ये सोच के टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो कि टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करेगा, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन सिमिलर नेचर के दिख जाएं, बट मेजरली आपको पेपर में, आपको एग्ज़ाम में ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप कभी भी प्री कंसीव नोशन लेके मत जाना कि टेस्ट सीरीज़ ऐसा आया है, मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 2023 का एग्जाम्पल आप देख चुके हो। और जो भी टेस्ट सीरीज़ होता है, जो भी आप कोचिंग के मॉक्स लगाते हो, वो UPSC के पैटर्न को मिमिक करते हैं। UPSC ने 2023 में जैसा पेपर दिया था, जो क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन के मिले थे, पेयर्स वाले मिले थे, अभी आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही देखने को मिलेगा। तो जो UPSC कर चुका होता है, टेस्ट सीरीज़ वाले उसी को रिपीट करते हैं। नाउ अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब इतना ही बेकार टेस्ट सीरीज़ होता है, और आपने सुना होगा कि टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो सब पार होता है, जैसा क्वेश्चन UPSC में आता है वैसा टेस्ट सीरीज़ में पूछते नहीं है, तो हम टेस्ट सीरीज़ लगाए ही क्यों। देखो, टेस्ट सीरीज़ लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप एग्ज़ाम के माइंडसेट में आ जाते हो। स्पेशली वो लोग जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो, टेस्ट सीरीज़ का मार्क्स आता है, तब आप गेज कर पाते हो कि आप कितने पानी में हो। कई बार ऐसा होता है कि हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं और हमको ये लगता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमको आता है, बट हमसे जब उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमसे बनता नहीं है। तो इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी नॉलेज की डेप्थ कितनी है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि टेस्ट सीरीज़ से आप अपने वीक एरियाज़ और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड थिंग इज़ कि टेस्ट सीरीज़ का रोल रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैं बोलता हूँ कि ये रिवर्स लर्निंग है। आपने टेस्ट सीरीज़ लगाया, आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हुआ, मान लो आप पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, आपका पार्लियामेंट का या फिर प्रेसिडेंट का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप वापस जाके फिर से प्रेसिडेंट चैप्टर रिवाइज़ कर सकते हो। प्रेसिडेंट पे बेस्ड जितने भी PYQs आए थे फिर से रिवाइज़ कर सकते हो, रादर देन आप लाइन से लक्ष्मीकांत पढ़ो। नाउ सेक्शनल लगाएं या फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। देखो, यहाँ मैं बोलूँगा कि आप एक एक सब्जेक्ट के सेक्शनल लगा लो। फॉर एग्जांपल आप एक पॉलिटी का लगा लो, एक ज्योग्राफी लगा लो, एक एंशियंट का लगा लो, एक मॉडर्न का लगा लो, एक मिडिवल का लगा लो, एक इकोनॉमिक्स का लगा लो। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आप एक एक लगा लो। मैक्स टू मैक्स आपका 9 से 10 हो जाएगा। उसके बाद आप FLTs लगाओ। FLTs मीन्स फुल लेंथ टेस्ट लगाओ।
आई ऑलवेज प्रीफर फुल लेंथ टेस्ट ओवर सेक्शनल। द रीज़न बीइंग कि जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो यूपीएससी के एक्चुअल पेपर से ज़्यादा अलाइन होता है। सेक्शनल टेस्ट जो होता है वो रिवीजन के लिए अच्छा होता है। आपने पॉलिटी पढ़ ली, उसके बाद आप पॉलिटी का सेक्शनल लगा लो। आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है, उसके बाद आप हिस्ट्री का सेक्शनल लगा लो। जो भी चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं आप वापस जाके रिवाइज कर सकते हो। जब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो तब आप देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कितना तुक्का लग रहा है, कितना मेरा गैस वर्क हो पा रहा है, कितना मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। ये सारा एक्सपेरिमेंट आप फुल लेंथ टेस्ट पे लगा सकते हो। आइडियल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होने चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट फिर भी अगर आप मुझसे पूछो तो 15 फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। 15 एफएलटीज हो गया, इसके बाद 8 से 9 आपका सेक्शनल हो जाता है, तो इन टोटल आप 25 टेस्ट लगा सकते हो। नाउ काफ़ी लोग का प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आता है तो वहाँ पे वो पैनिक होते हैं, फिर वो डिमोटिवेशन के फेज़ में चले जाते हैं। हियर आई वुड से कि अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है और इस स्टेज में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपका वीक एरिया क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। बट आई गेस कि अभी बहुत लोगों ने मॉक स्टार्ट नहीं किया होगा, लेकिन जब भी आप मॉक स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में अगर आपकी चीज़ें गलत हो रही हैं, कम मार्क्स आ रहा है, देन देयर इज़ नथिंग टू वरी। एग्ज़ाम से पहले आपको जितनी गलतियाँ करनी है कर लो, ताकि वो गलतियाँ आप एग्ज़ाम में जाके रिपीट मत करो। टेस्ट सीरीज़ के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके लिए आप मेरा ये टेस्ट सीरीज़ एनालिसिस चार्ट डाउनलोड कर लो। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ लगाओ तो उसको एनालाइज करो। सिर्फ अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा के उसको रख दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप उसको मत लगाओ और कुछ और चीज़ पढ़ो। नाउ लेट मी शो यू कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ जो आपका टेस्ट डेट है वो आप लिखोगे, इसके बाद टेस्ट नेम लिखोगे, विजन का टेस्ट लगा रहे हो, फोरम का लगा रहे हो। जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो 3 राउंड में करोगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में कितने करेक्ट होंगे यहाँ लिखोगे, राउंड 1 में कितने इनकरेक्ट होंगे यहाँ लिखोगे। उसी तरह राउंड 2 में जितने करेक्ट होंगे यहाँ, जितने भी इनकरेक्ट होंगे यहाँ पे। राउंड 3 में जितने भी करेक्ट होंगे यहाँ पे और जितने भी इनकरेक्ट होंगे यहाँ पे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसा भी होगा जहाँ पे आप लॉजिकल गेसिंग करोगे, एलिमिनेशन लगाओगे। आई नो कि बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन अब नहीं लगता है, खासकर टेस्ट सीरीज़ में तो वैसे भी नहीं लगता था, बट फिर भी कहीं ना कुछ क्वेश्चन में आप उसको यूज़ करोगे। तो वहाँ देखना कितना आपका करेक्ट हो रहा है और कितना इनकरेक्ट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप तुक्का लगाओगे। आई रिमेंबर कि जब हम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो मेरे कोचिंग में एक मेरे सर थे और हफ्ते में वो एक बार ये एक्सरसाइज कराते थे। वो बोलते थे कि मैं आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 60 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना वहाँ पे आप तुक्का लगाना। बाद में आप ये जाके देखना कि किसका कितना तुक्का सही हो रहा है। देखो तुक्के का मतलब ये नहीं होता है कि आप इना मीना डिका लगा दोगे। मान लो 2 ऑप्शन में आप फंस गए हो, वहाँ पे आपको एक चूज़ करना ही हुआ, तब वहाँ देखो कि आप 10 चूज़ कर रहे हो तो 10 में से आपका कितना सही हो रहा है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाओगे तो 50% सही होता है, 50% इनकरेक्ट होता है। बट मैं कुछ लोगों से भी मिला हूँ, वो ये बोलते हैं कि अगर हम 50 क्वेश्चन लगाते हैं और 50 में तुक्का लगाते हैं तो हमारा 50 गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। वो जो एक इनर फीलिंग आती है ना, वो जो आप सुनने होगे कि गट फीलिंग होती है, वो गट फीलिंग कितना सही हो रहा है उसको यहाँ पे आप रखोगे। नाउ जो क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं उनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपका रिवीजन नहीं अच्छा है उसकी वजह से गलत हो रहा है, और कितने क्वेश्चन आपके ऐसे गलत हो रहे हैं जहाँ पे आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, जो आपके नोट्स में कवर नहीं है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए वो यहाँ पे लिखोगे, कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, और यहाँ पे आपका मार्क्स कितना आया। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और आप इसके मल्टीपल कॉपीज़ निकाल सकते हो। आई थिंक कि आप इसका एक A4 शीट निकाल लो लैंडस्केप मोड में, एंड जो भी आप टेस्ट देते रहना यहाँ पे आप उसको डॉक्यूमेंट करते रहना। नाउ इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट डाउट आता है, वो है PYQs वर्सेस टेस्ट सीरीज़। हम ज़्यादा फोकस PYQs पे करें, हम प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको एज अ मॉक पेपर लगाएं, या फिर टेस्ट सीरीज़ लगाएं। देखो टेस्ट सीरीज़ आपको लगाना ही है, ये मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि टेस्ट सीरीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको हेल्प करेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी अपने आप को जज करने के लिए नहीं लगाते हो, क्योंकि आप PYQ इतनी बार लगा ही चुके होते हो कि ज़्यादा चांस है कि आप PYQ देखोगे तो उसको सही टिक करोगे। वहाँ से आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे, चेक नहीं कर पाओगे कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसा है। तो PYQ लगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप PYQ के थ्रू
पेपर के पैटर्न को, पेपर में जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसकी बेसिस पे आप पढ़ाई करते हो। तो पीवाईक्यू को आप कभी भी टेस्ट सीरीज की तरह मत लगाओ। आप पीवाईक्यू लगा रहे हो तो अपना एक माइंडसेट रखो कि मुझे कितना याद है। देखो पीवाईक्यू आपको ना रट जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप देखो पीवाईक्यू का ना, तो आपको एकदम पता होना चाहिए बिना ऑप्शन दिए ही कि इसका ये करेक्ट आंसर है। आपको इतने अच्छे से पीवाईक्यूज़ को पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ के थीम को पढ़ना है। तो पीवाईक्यू लगाना और टेस्ट सीरीज लगाना दोनों का रोल अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग है। आपको दोनों पे फोकस करना है, किसी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आई अगेन रीआइट्रेट कि आपको टेस्ट सीरीज भी लगाना है और पीवाईक्यूज़ भी लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहे और टेस्ट सीरीज को छोड़ दिए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, लेट मी रब दिस, फीलिंग ऑफ फेलियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, अनसर्टेनिटी, मोमेंटम ब्रेक, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। नाउ सी, सबसे पहले आपको ये एक्नॉलेज करना होगा, ये अपने आप को बताना होगा कि ये एग्ज़ाम जो है वो अनसर्टेन है ही, और ये फैक्ट है, ये हार्श ट्रूथ है, ये ओपन सीक्रेट है। सबको ये चीज़ पता है कि इस एग्ज़ाम का जो सक्सेस रेट है वो 0.1% है या फिर इससे भी कम है। और इन सब वजहों से फीलिंग ऑफ फेलियर होना, मोमेंटम ब्रेक होना, स्ट्रेस आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोई आपसे ये बोले कि मैं 365 दिन मोटिवेटेड रहता हूँ, तो भाई उसके बॉडी में ब्लड नहीं यूरेनियम दौड़ रहा है। आप 365 दिन, खासकर अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते हो। कोई दिन ऐसा आएगा जब आप अपने टारगेट पूरे कर लोगे, आप अपनी डेडलाइन कंप्लीट कर लोगे, तो आप बहुत खुश रहोगे, आप हाईली मोटिवेटेड रहोगे। और कभी ऐसा आएगा आपने टेस्ट सीरीज लगाया, आपके मार्क्स कम आए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, डेडलाइन मीट नहीं कर पाए, फिर वो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतनी चीज़ें बची हुई हैं, करियर कहाँ जा रहा है। देखो जब कभी भी स्ट्रेस आता है, कभी भी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है, फीलिंग ऑफ फेलियर आता है, यहाँ पे जो चीज़ मेन पिक्चर में आता है वो है आपका डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आप मेंटेन किए रहोगे तो ये सारी फीलिंग ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। देखो मूड आपका ख़राब रहता है, मूड आपका लो रहता है, फिर भी आप नहाते हो ही ना, फिर भी आप खाना खाते हो, फिर भी आप पानी पीते हो। तो उसी तरह चाहे आपका दिमाग कितना भी ख़राब हो, अपने आप को कितना भी पुश करना पड़े, मत फुल फोकस से पढ़ो। आप 100% फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बुक को सामने रखो और एक बार चीज़ों को देखते रहो। आप अपने इमोशंस को खुद को ओवर पावर नहीं करने दे सकते हो। और इन सब की वजह से क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत लोग को ये भी लगता है कि वो लेज़ी हैं। देखो प्रोक्रेस्टिनेट करना और लेज़ी होना दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोक्रेस्टिनेट ना कोई आज के फिनोमिना नहीं है। आपने कबीर दास जी का दोहा पढ़ा होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये चीज़ें आज की नहीं है कि सिर्फ आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ये सेंचुरीज से चली आ रही हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन देखो एक हैबिट होती है, आप इसको 1 या 2 दिन में ओवरकम नहीं कर सकते हो। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनका ये सीन होता है कि वो काम तो करना चाहते हैं बट करते नहीं हैं। बट जो लोग लेज़ी होते हैं वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। इनिशियली अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को टैकल करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक डेडलाइन होना चाहिए। अगर आप बिना डेडलाइन के काम करोगे तो कभी भी कोई काम आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। आप उसको 2 घंटा दोगे, 3 घंटा दोगे, 4 घंटा दोगे और फिर वो काम ऐसे ही टलते जाएगा। दैट इज़ वाई आपका एक दिन कैसा होना चाहिए, आपका एक हफ्ता कैसा होना चाहिए, आपके पास इसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम लोग का जो माइंड है ना, वो इमीडिएट रिवॉर्ड को ज़्यादा प्रेफर करता है, ज़्यादा अप्रिशिएट करता है एज़ कम्पेयर टू डिलेड रिवॉर्ड। एग्ज़ाम आपका क्लियर कब होगा, लिस्ट में नाम आपका कब आएगा, ये चीज़ें जनरली जब हम लोग IAS एंट्री की वीडियोस देखते हैं तब सोचते हैं। बट हमको कोई चीज़ तुरंत ही मिल जाए, तुरंत ही कोई प्रॉफिट हो जाए, तुरंत ही कोई रिवॉर्ड मिल जाए, उस काम को करने में हम लोग ज़्यादा ईगर रहेंगे। सो इमीडिएट रिवॉर्ड के साथ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है इमीडिएट लॉस। अगर आपको तुरंत दिखेगा कि आप ये पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो, तो आपको क्या लॉस हो रहा है, उसकी वजह से जो गिल्ट होगा वो आपकी जो टाइम वेस्ट करने की हैबिट है उसको कम करेगा। एक ऐप आता है, उसका नाम है आई थिंक कि bigtimer.net। ये एक वेबसाइट है। इसमें क्या है ना कि आप टाइमर सेट कर सकते हो। आप ये वेबसाइट यूज़ करो या फिर फ़ोन में टाइमर रखो। आप ये देखो कि एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और उसको प्रॉपर नोट डाउन करो। जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तो उसको भी नोट डाउन करो कि मैंने इतनी देर से इतनी देर तक ब्रेक लिया है। एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखोगे कि अगर आपने 12 घंटे का 8 घंटे का प्लान बनाया है तो उसमें से आप कितना अचीव कर पा रहे हो और कितना आप टाइम वेस्ट किए हो। जब ये चीज़ आपके सामने रहेगी ना प्रॉपर,
तब आप डिसिप्लिन वे में काम कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत फ़ायदा करता है। एक हफ्ते तक आप ये अप्लाई करके देखो, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बाकी जो आप मोटिवेशन की वीडियोस देखते हो, मोटिवेशन लेते हो, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है वो मोटिवेशन। आई थिंक कि खाने की तरह होता है, भूख की तरह होता है। आपको भूख लगी, आपने थोड़ा मोटिवेशन लिया, थोड़ा खाना लिया, आपका पेट भर गया, फिर कुछ देर बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हो। जो लॉन्ग लास्टिंग होता है वो है डिसिप्लिन। तो आपको यही कोशिश करना है। कोशिश क्या, आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट इन 6 महीने 7 महीने तक जितना अच्छा आप डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और जब भी आप पढ़ने बैठो, अपने डेस्क पे, टेबल पे, जो भी आपका स्टडी प्लेस है, वहाँ पे सिर्फ उतनी किताबें रखो जो आपको पढ़नी है। आपने आज प्लान किया आपको लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो सिर्फ वो 2 किताब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपका ऑप्शनल भी है, नितिन सिंघानिया भी है, क्योंकि दिमाग ना इन सब चीज़ों से बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। इसके साथ ही जब भी आप उठ रहे हो, जब भी आप फ्रेश फील कर रहे हो, चाहे आपकी गुड मॉर्निंग सुबह हो रही है या फिर आपकी गुड मॉर्निंग दोपहर में हो रही है, इन शॉर्ट जब भी आपका माइंड फ्रेश रहे उस टाइम सबसे ज़्यादा पढ़ाई खींचने की कोशिश करो। कम से कम 4 से 5 घंटे की सिटिंग करो। लगातार बैठने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 घंटा 2 घंटा करके 4 से 5 घंटा पहले सिटिंग में खींच लोगे। आफ्टर डेट आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है और जो भी आपका प्लान रहेगा 12 घंटा पढ़ने का, 8 घंटा पढ़ने का, वो चीज़ आप मेक श्योर कर पाओगे। बिकॉज आपको एक मोटिवेशन मिला होता है कि मैंने सुबह उठते ही 3 या 4 घंटा पढ़ लिया है, तो अभी मैं राइट ट्रैक पे हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि सब्जेक्ट कंप्लीट है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस गेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ। जब भी मॉक में आपके मार्क्स आएंगे तो फिर आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ प्लस मॉक टेस्ट लगाओ, और अपने दिमाग से अभी ये बिल्कुल निकाल दो कि एग्ज़ाम में क्या होगा। जो चीज़ आप यहाँ कर रहे हो ना, सेम चीज़ जाके आपको एग्ज़ाम में डिलीवर करनी है। अगर आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो, मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे हो, और जो भी चीज़ें हैं, जितने भी लूप होल्स हैं, उनको प्लग इन करके आप अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, देन ट्रस्ट मी आपकी तैयारी सच में अच्छी है। कॉन्फिडेंस देखो किसी भी हालत में लूज़ मत करना। सारा खेल जो है ना वो कॉन्फिडेंस का ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको ये लगता है कि आपका इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है और पेपर में आपने इकोनॉमिक्स का कोई टफ क्वेश्चन देखा जो आपने पहले पढ़ा ना हो, पहले देखा ना हो, बट फिर भी आपके दिमाग में ये रहता है ना कि इकोनॉमिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसको टैकल करने की कोशिश करोगे, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगाओगे। बट वहीं आप किसी और सब्जेक्ट को ले लो, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर, और आपके दिमाग में ये रहता है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत टफ है, मैं तो इसको छोड़ के आया हूँ। तो अगर आपके सामने ईजी से ईजी क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, तब भी आप नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज आपने दिमाग में ये सोच रखा है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत टफ है। सो द क्रक्स इज की कॉन्फिडेंस आपको लूज़ नहीं करना है। नाउ आई कांट रिमेंबर मच वॉट टू डू, सी एवरीवन फॉरगेट्स, हर इंसान हर कुछ भूलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, और इसको इस तरीके से देखो कि ये एक बून है, एक ब्लेसिंग है, इंस्टेड ऑफ ये कोई बेन है। बिकॉज मान लो आपने जो पढ़ा है वो याद रहे, तो भाई जिनका 2 या 3 या 4 अटैम्प्ट है उनको तो सब कुछ याद हो जाएगा, उनको पूरी लक्ष्मीकांत याद हो जाएगी, उनको स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा। फिर जो पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा अटैम्प्ट दे रहे हैं, वो तो कहीं रेस में ही नहीं है। इसीलिए हम सब भूलते हैं, ये हम सब के लिए ब्लेसिंग है, ताकि सभी के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। आप भूलते हो, उसके लिए आप कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हो, कुछ लर्निंग टेक्निक डेवलप कर सकते हो जिससे आप चीज़ों को याद रखो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एक्टिव लर्निंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, आप मैप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप मैपिंग पढ़ो, मैप से मुझे याद आया, बहुत लोगों को एटलस से मैपिंग पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और इतनी टाइटली पैक्ड होती हैं सारी चीज़ें कि आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते हो। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल मैप यूज़ करो। तो मैंने एक PDF यूज़ किया था, ये विनायक सर का है, आई थिंक उनका 2020 में 86 से 87 रैंक था, और इस PDF में आपको जितनी भी इमेजेस मिलेंगे वो सारी गूगल इमेजेस से लिए गए हैं। तो आप काफ़ी ईजिली और काफ़ी आराम से मैप पढ़ सकते हो। जहाँ निमोनिक्स की ज़रूरत है वहाँ निमोनिक्स यूज़ किया गया है। तो आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, काफ़ी अच्छी PDF है, एटलीस्ट मैप आप काफ़ी अच्छे से कर लोगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि जो लोग UPPCS और UPSC दे रहे हैं उसको कैसे बैलेंस करें। इस टॉपिक को मैंने अपने एक दूसरे चैनल ISPCS पाठशाला UPPCS उस पर डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नाउ थिंग्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रीलिम्स, क्या क्या चीज़ें आप प्री के बाद कर सकते हो। देखो ये डिपेंड करता है कि अभी आपने क्या क्या चीज़ें की हैं।
अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्री की पढ़ाई अभी करो और पूरे मेंस की पढ़ाई बाद में करो, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। बट कुछ चीज़ें आप बाद में कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एथिक्स बाद में कर सकते हो। आपने अपना ऑप्शनल पढ़ रखा है और ऑप्शनल के आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वो चीज़ आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। आप रिवाइज करते रहना, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहना एंड टेस्ट सीरीज़ देते रहना। इसके बाद आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ बाद में दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरनल सिक्योरिटी नहीं हुआ है या फिर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आप बाद में टैकल कर सकते हो। बट मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो बल्कि चीज़ें हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, वो आपको अभी करनी होंगी। आप पूरे ऑप्शनल की पढ़ाई मेंस की बात के लिए नहीं छोड़ सकते हो। एटलीस्ट प्री से पहले आपको 70 to 80% ऑप्शनल ख़त्म करना होगा। इनकंसिस्टेंट टिल डेट, हाउ टू हैंडल द सिलेबस इन 6 मंथ, ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर की हैं। आफ्टर डैट कैन वी डू आंसर राइटिंग एंड एथिक्स आफ्टर प्रीलिम्स, ये चीज़ आप कर सकते हो। आपका अभी तक ऑप्शनल नहीं हुआ है, आपने GS2 GS3 नहीं कंप्लीट किया है, तो पहले आप कंटेंट बिल्डिंग करो, आंसर राइटिंग को आप थोड़ा डिले कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप आंसर राइटिंग प्री के बाद करोगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अभी आप अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कर लो, आंसर राइटिंग आप आराम से 3-3.5 महीनों में कर लोगे। अभी भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा आप 4-5 टेस्ट सीरीज़ लगा पाओगे, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज आपका मेंस तैयार नहीं है तो आप किस बेसिस पे आंसर राइटिंग करोगे। नाउ नेक्स्ट वन, मिनिमम कितने रिवीजन हमको करने हैं फॉर प्रीलिम्स, ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कम से कम 5 रिवीजन तो आप कर लेना। पहला दूसरा तो ऐसा ही हो जाता है, जो इफेक्टिव रिवीजन होता है वो लास्ट के 3 होते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले 5 रिवीजन का टारगेट रखना। लास्ट का जो रिवीजन होता है वो तो 1 हफ्ते के अंदर ही होता है। इसके बाद ये 2 टॉपिक हैं, एक CSET स्ट्रेटजी के ऊपर और दूसरा है 6 मंथ प्लान फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा बिकॉज आई थिंक कि इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए। नाउ जितने भी आपके डाउट्स थे आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम को सिर्फ 6 महीना बाकी है और आपका दिमाग जो है वो सिर्फ डाउट कन्फ्यूजन से भरा रहे। थैंक यू फॉर योर टाइम।